Good morning, students. Let us continue with our physics session, chapter number 10, wave optics. As I told you that later on we will discuss what is given in your textbook. So today is your that day. Today we are going to discuss our topic coherent and incoherent addition of wave in your textbook. You already know that what is coherent and incoherent sources, what is constructive and destructive interference, and that properties of that coherent and incoherent sources. You already know everything. तो हमारा बुक में जो भी डिस्कशन बाकी था वो हम आज करने वाले हैं. आपको कोहेरेंट इनकोहेरेंट की जो भी बातें हैं मैंने सब कुछ कर ली थी. यूनिट सर्कल आपको पता, डेल्टा एक्स फाई, फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस. डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पे S1P S2P है, तो ये S1P S2P जिसको हम x1 x2 बोलते थे ना, डेल्टा एक्स, वो पाथ डिफरेंस को यहाँ पे ये मतलब ये पाथ डिफरेंस है. S1P माइनस S2P माइनस S1P, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है. तो आपको इसको डेल्टा एक्स समझना है. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्बडा और फेस डिफरेंस को बोलेंगे फाई. ठीक है, तो ये फाई और डेल्टा एक्स सब कुछ आपको पता है. वी ऑलरेडी डिस्कस दोज थिंग्स. In this section, let us start with this topic 10.4. In this section we will discuss the interference pattern produced by the superposition of two waves. You may recall that we had a discuss the superposition principle in chapter number 15 of your class 11 textbook. In the entire field of interference is based on the superposition principle. ये जो entire फील्ड है इंटरफेरेंस का वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही डिपेंडेंट है. अकॉर्डिंग टू विच द एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द मीडियम. तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. दिस वन वाई नेट वेक्टर वाई नेट इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस y2. तो यही बात यहाँ पे बोली गई है. अकॉर्डिंग टू विच अ पर्टिकुलर पॉइंट in the medium, at a particular point in the medium, the resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of the displacement produced by each of the waves. ठीक है, that is vector y1 and next one is vector y2. That's why we write y net vector y net is equal to vector y1 plus vector y2. Consider two needle S1 S2 moving periodically up and down in identical fashion. अगर हमने एक ही नीडल ले ली, बराबर समझना, अगर हमने एक ही नीडल ले ली जो अप डाउन मूव कर रही है, ठीक है, ऐसी कुछ अप डाउन मूव कर रही है, तो उसकी जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न होगी वो ऐसे होगी. ठीक है, ये क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ ऐसे साइड व्यू. आप अगर ये जो भी वेव्स है उसको साइड से देखोगे तो ये साइड व्यू आपका ये होगा, क्रस्ट ट्रफ ऐसे मिलते जाएंगे. ठीक है, ये जो भी पैटर्न है ये पीरियोडिक है. ठीक है, दिस वेव इज पीरियोडिक इन नेचर, सो इट विल हैव फेज एंगल 0, π/2, this at this point pi, at this point 3π/2, and that is 2π. So we can write one complete wave has a phase angle 2π. एक ये कंप्लीट साइकिल है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन जो कंप्लीट वेव होता है, तो वन कंप्लीट वेव हैज़ अ फेज एंगल 2π. ओके, तो ये बात है. और एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द हेड और ट्रफ्ट इज नोन एज अ एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव. मैक्सिमम हाइट, अगर ये मैक्सिमम हाइट है हेड और क्रस्ट की, तो ये ले लो या ले लो, ट्रफ्ट की ले लो, ये मैक्सिमम हाइट जिसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड. सो यू नो एवरीथिंग व्हाट इज एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज wavelength. Distance between two successive crust or two successive trough is known as the wavelength. Distance between two successive crust or distance between two successive trough is known as wavelength lambda. ये सक्सेसिव ट्रफ्ट है, ये सक्सेसिव क्रस्ट है.
और आप बोल सकते हो एक क्रस्ट और ट्रफ्ट के बीच का जो भी है वो भी, उसको भी लैम्डा बोल सकते हो, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रफ्ट इज नोन एज द वेवलेंथ लैम्डा। तो आपको ये पता चल जाएगा जो मैक्सिमम डिस्टेंस है क्रस्ट का या ट्रफ्ट का उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, और दो जो क्रस्ट और दो जो ट्रफ्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वेवलेंथ लैम्डा। तो ये ऑलरेडी वेवलेंथ लैम्डा है, सब कुछ है वो समझा दिया था, लेकिन ऐसे जो आपकी बुक में दिया गया ऐसा नहीं मैंने समझाया था, तो यहाँ पे मैंने वो बोल दिया। तो ये लैम्डा वेवलेंथ है ऐसी, जो आपने ऑलरेडी जो आपका ये 15 नंबर का चैप्टर हो या आपके 11th स्टैंडर्ड में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वो एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ वाला टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक नीडल पीरियोडिकली ऐसे अप डाउन कर रही है, वैसे यहाँ पे दो नीडल है आपकी बुक में दी गए हैं, ऐसे दो नीडल है, तो उसकी पैटर्न क्या बन रही है, तो ये दो वेव्स ऐसे बन रहे हैं, ऐसे दो वेव्स वाटर में ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। कंसिडर टू नीडल्स S1 एंड S2 मूविंग पीरियोडिकली अप एंड डाउन इन आइडेंटिकल फैशन in a water. They produce two water waves, and at a particular point the phase difference between the displacement produced by each of the waves does not change with time. तो ये जो phase difference है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, and at a particular point, मान लो यहाँ पे कोई point P है, तो particular point पे the phase difference between the displacement produced by each of the wave does not change with time. तो phase difference नहीं मिल रहा है, याद आया कुछ? phase difference phi is equal to 2 pi by lambda into delta x, ये पाथ डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस वी गेट फेज डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस ही नहीं होगा तो फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्यों फेज डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, बिकॉज दे मूविंग पीरियोडिकली एंड इन आइडेंटिकल फैशन, मतलब जब दोनों वेव्स, जैसे ये वेव्स मैंने आपको दिखाए थे, ये जब यहाँ पे पहुँच रहा है और ये वेव जहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचेगा, तो दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा, दे आर इन सेम फेज। जब यहाँ पे सोर्स S1 में से जो वेव आया, सोर्स S2 में से जो वेव आया, जब यहाँ पे पॉइंट P पे पहुँचे तो दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँचे होंगे, तो दे आर इन फेज। तो ये फेज डिफरेंस जो भी है वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। व्हेन दिस हैपन द टू सोर्सेज इज सेड टू बी कोहेरेंट। फिगर 10.8b shows द पोजिशन ऑफ क्रस्ट, जो सॉलिड सर्कल से दिखाए गए हैं यहाँ पे, और एक डैश्ड सर्कल से दिखाया, एक सर्कल डैश दिखाएगा, डैश डैश वाली लाइन से। ट्रफ्ट डैश्ड सर्कल्स आर एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कंसिडर अ पॉइंट P फॉर विच S1P इज इक्वल टू S2P। ये जब यहाँ पे S1P जब यहाँ पे पहुँचा होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया गया, सोर्स S1 में से जो वेव P पर पहुँचा तब उसका भी क्रस्ट ही होगा, और S2 जब पहुँचा उसका भी क्रस्ट ही होगा, दोनों सेम फेज में ऐसे पहुँचे होंगे एट पॉइंट P। तो वी कैन राइट S1P इज इक्वल टू S2P। तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, बिकॉज उसके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। अगर पाथ डिफरेंस होता तो हमें फेज डिफरेंस मिलता, ओके। सिंस द डिस्टेंस S1P एंड S2P आर इक्वल, देखो क्या दिया गया है, S1P एंड S2P जो हमारी थियोरी के अकॉर्डिंग x1 x2 था ना, तो हमने क्या किया था, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस S1, x2 माइनस x1, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका भी x डिस्टेंस है, इसका भी x डिस्टेंस है, तो दोनों सेम डिस्टेंस, दोनों का पाथ डिफरेंस सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का पाथ, जो डिस्टेंस दोनों ने लिया है कवर P तक पहुंचने के लिए, जो डिस्टेंस उन्होंने लिया दोनों ने सेम लिया है। तो वी कैन राइट since the distance S1P and S2P are equal, waves from S1 and S2 will take a same time to travel to the point P, and waves that emanate from S1 and S2 in phase will also arrive at the point P in phase। दोनों phase में है, दोनों ने सेम डिस्टेंस सेम टाइम में इंटरवल में कवर किया है, तो दोनों सेम टाइम पे पॉइंट P में पहुंचे होंगे, ठीक है। मान लो S1 सोर्स से जो भी डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो भी सोर्स वेव निकला है उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया गया है, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। कोई cos ले सकते हो, साइन ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। जब मैंने आपको थियोरी समझाई थी तब हमने साइन लिया था, a sin ओमेगा t प्लस k x1 ऐसा कुछ लिया था, तो यहाँ पे a cos ओमेगा t लिया गया। और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है बाय सोर्स S2 इज y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सुपरपोजिशन थ्योरम, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 y नेट
वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2, ये भी a cos ओमेगा टी, ये भी a cos ओमेगा टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a cos ओमेगा टी। ओके, अब क्या हो रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर इंटेंसिटी डायरेक्टली एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है a cos ओमेगा टी, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। If the intensity of a wave is directly proportional to the square of the amplitude, we can write I proportional to 2a square। ठीक है, अगर I 0 है, अगर इंटेंसिटी, ये तो दोनों को मिला के हुई है ना 2a cos ओमेगा टी, अगर एक इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी I 0 क्या होगी, अगर रिजल्टेंट की ये है तो इंडिविजुअल की क्या होगी, I0 प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। देयरफॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए क्या करोगे, I अपॉन I0 2a होल स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, I अपॉन I0 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर वी कैन राइट I इज इक्वल टू 4I0। देखो आ गया आपका, अगर इंटेंसिटी जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो वी कैन राइट I प्रोपोर्शनल टू, यहाँ की बात हो रही है। तो अगर इंडिविजुअल आप वेव ले लो, इंडिविजुअल वेव ले लो, तो क्या लिख सकते हो, I0 a स्क्वायर, तो रिजल्टेंट क्या होगा, I इक्वल टू 4I0। अब ये याद रखना, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जो आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, 0, 2 पाई, 4 पाई पे मिल रहा है ना, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपकी इंटेंसिटी पर मैक्सिमम होगी और एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, जो आपको ये सब बातें यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, और सोर्सेज कैसे हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो कोहेरेंट सोर्स, तो यहाँ पे वही दिया गया है, द टू सोर्सेज आर सेड टू interfere constructively and we have what is referred to as constructive interference। ओके, अगर ऐसा है, अगर इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिल गई तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एक दूसरा पॉइंट क्यों ले रहे हैं, ठीक है, ये सोर्स S1 है, सोर्स S2 है, यहाँ से एक वेव निकल के यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ से दूसरा वेव निकल के यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, ये पाथ जो भी है इसने 7 लैम्बडा लिया है, यहाँ पे 9 लैम्बडा दिया गया है, ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, तो डेल्टा x क्या होगा हमारा, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 ही है, बुक में आपको S2Q माइनस x1Q, तो आपको क्या समझना है इसको, x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा x हमें क्या मिल गया, 9 लैम्बडा माइनस 7 लैम्बडा 2 लैम्बडा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, अगर ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स में हमने वैल्यू पुट कर ली 2 लैम्बडा इसकी वैल्यू पुट कर दी, लैम्बडा कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 पाई, तो देखो यहाँ पे 4 कैसा आया, द वेव्स एमिनेटिंग फ्रॉम S1 विल अराइव एग्जैक्टली 2 साइकिल अर्लियर, 2 साइकिल पहले ही ये सोर्स में से जो वेव निकला है यहाँ पे पहुँच गया है। The waves emitting from S1 will arrive exactly 2 cycle before या 2 cycles earlier than waves from S2। ये पहले पहुंच गया, ये बाद में पहुंच गया, कितने साइकिल, 2 साइकिल, क्योंकि यहाँ पे 2 लैम्बडा मिला है हमें। ठीक है, एंड विल अगेन इन फेज, देखो विल अगेन इन फेज, ये thus if the displacement produced by S1 is given by displacement produced by S1 given by y1 a cos omega t and displacement produced by S2 is given by y2 is equal to a cos omega t। अगर साइन होता तो यहाँ पे फाई होता, यहाँ पे cos है तो माइनस है, और ये मतलब यहाँ पे माइनस ही हर टाइम होता है, यहाँ पे 4 पाई है, ये 4 पाई हमारा पॉजिटिव है तो ये माइनस 4 पाई, तो बराबर समझना, क्योंकि यहाँ पे कहाँ टीचर ये प्लस कैसे आया, तो जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शन है, कॉस है, तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस फाई होगा, तो ये माइनस, ये इक्वेशन का माइनस है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू हमारी क्या आई, 4 पाई, तो यहाँ पे माइनस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये 4 पाई वैल्यू हमने पुट कर ली, तो हमने किया क्या,
यहाँ पे where we have used the fact that path difference of 2 lambda corresponds to a phase difference of 4 lambda। क्योंकि पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा है, जैसे हमने आगे का लेक्चर याद करो हमारा, क्यों हमें फेज डिफरेंस मिल रहा है, बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस आया 4 लैम्बडा का, सॉरी 2 लैम्बडा का, दैट्स वाई वी गेट फेज डिफरेंस 4 पाई। अब यहाँ पे 4 पाई है, समझना बराबर, 4 पाई आया है यहाँ पे, तो 4 पाई पे कौन सा यहाँ पे मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। जब इवन होगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन ऑड होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे 4 पाई मिला हमें फेज डिफरेंस। द टू डिस्प्लेसमेंट्स आर वंस अगेन इन फेज। क्या हो रहा है, जो भी दो डिस्प्लेसमेंट है, टीचर ये तो बहुत लंबा पाथ लिया, इसने छोटा पाथ लिया, तो कैसे सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए। तो एक्चुअली जो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, बहुत कम होता है। S1 और S2 सोर्स के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, और अकॉर्डिंग टू दैट डिस्टेंस, ये Q जिस डिस्टेंस पे होता है ना, मतलब ये S1 और S2 और ये Q, इसके बीच का डिफरेंस बहुत छोटा होता है, और इससे और इसके Q के बीच का, दोनों सोर्स से Q का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे वो पहुँचते पहुँचते मतलब एक ही हो जाते हैं, और पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और सेम फेज़ में आ जाते हैं, दोनों सेम फेज़ में हो जाते हैं। जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट मिल जाएगा, दोनों यहाँ पे, ट्रफ्ट है तो ट्रफ्ट, दोनों यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, मतलब दे रीच एट दैट पॉइंट एट अ सेम टाइम, सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँचेंगे। दे टेक द सेम टाइम टू ट्रैवल टू द पॉइंट Q। ओके, तो द टू डिस्प्लेसमेंट्स आर वंस अगेन इन फेज। जैसे यहाँ पे ये दोनों फेज में थे, वैसे यहाँ पे भी दोनों फेज में ही है। अगर दोनों फेज में है तो इंटेंसिटी विल अगेन 4I0 गिव्स राइज टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर से हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इन द अबव एनालिसिस वी हैव एज्यूम दैट द डिस्टेंस S1Q एंड S2Q आर मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। अब स्मॉल डी क्या होता है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। तो यहाँ पे आगे जाके ये S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस ये स्मॉल डी होता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो in the above analysis we have assumed that the distance S1Q and S2Q are much greater than D। देखो S1Q and S2Q much greater than small d। जैसे मैंने आपको बोला कि ये दो के बीच का S1 और S2 सोर्स है, तो इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल d बहुत कम होता है, और ये Q का डिस्टेंस दोनों सोर्सेज से बहुत ज़्यादा होता है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। सो that although S1Q and S2Q are not equal, the amplitude of the displacement produced by each of the wave very nearly the same। We next considered at point R, figure 10.9b। देखो यहाँ पे point R है, S1Q हमारा क्या है, या S1R क्या है हमारा, Q नहीं R आया गया। अब S1R 9.745 लैम्बडा और S2R 77.25 लैम्बडा। तो अगर आप दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, ये 9.75, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स कर रहे हैं। 9.75 माइनस 2.5 लैम्बडा, सॉरी माइनस 7.25 लैम्बडा। मैंने आंसर पहले लिख दिया, फिर से लिख रही हूँ। यहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स जो आपकी बुक में है S2R माइनस S1R, ठीक है, क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स, है ना, ये डेल्टा एक्स ही है। चलो S2R हमारा क्या है, 7.25 लैम्बडा माइनस 9.75 लैम्बडा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -2.5 लैम्बडा। तो ये हमें मिल गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2.5 -2.5 लैम्बडा। अगर
ये वाला इक्वेशन में हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर ली, बराबर समझना। 2 पाई/λ जो मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है, -2.5 लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 -4.5 सॉरी 5 पाई, तो उसको 5 पाई ले लिया है मगर माइनस वैल्यू है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू ही अगर डिस्प्लेसमेंट y2 में a cos ओमेगा t -5 था ना हमारा, तो अगर a cos ओमेगा t, ये माइनस और ये इक्वेशन का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये फाई की वैल्यू ही तो है हमारे पास, क्या हो जाएगी 5 पाई। तो ये कैसा आया y2, देखो यहाँ पे y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, देखो y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे क्यों माइनस है, यहाँ पे क्यों प्लस है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, वेयर वी हैव यूज द फैक्ट दैट द पार्ट डिफरेंस ऑफ 2.5 लैम्बडा कॉरस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ 5 पाई। देखो अगर ये इतना आया तो हमें ये इतना मिल रहा है। द टू डिस्प्लेसमेंट्स आर नाउ आउट ऑफ फेज। अब जो दो डिस्प्लेसमेंट है आउट ऑफ फेज है, मतलब अगर एक का क्रस्ट पहुंचा तो दूसरे का ट्रफ्ट पहुंचा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। दे आर नॉट इन सेम फेज, दे आर दे आर नाउ आउट ऑफ फेज एंड टू डिस्प्लेसमेंट विथ कैंसल्ड आउट गिव जीरो इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पे 4i जीरो इंटेंसिटी मिल रही है, अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो मिल रही है, दैट इज वो पॉइंट डार्क होगा और क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एम्पलीट्यूड भी ज़ीरो हो जाएगा और इंटेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों बातें जो हो रही है यहाँ पे, उससे क्या समराइज हुआ हमें, मतलब टू समराइज करके ऐसा आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कौन सा वाला, ये वाला, ये एन लैम्बडा। देखो पाथ डिफरेंस 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स को यहाँ पे रख दिया तो लैम्बडा अपन 2 पाई इंटू 5, अगर 5 ज़ीरो है तो हमें डेल्टा एक्स ज़ीरो मिल जाएगा। फेस डिफरेंस ज़ीरो है तो पाथ डिफरेंस ज़ीरो। फेस डिफरेंस 2 पाई का है तो डेल्टा एक्स मिल जाएगा लैम्बडा। अगर फेस डिफरेंस 4 पाई है तो पाथ डिफरेंस मिलेगा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा। देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा, वो कौन किसकी कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, जो हमने ऑलरेडी ये बातें हो चुकी है हमारी। वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, देखो 0 1 2 3 4 5, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ओके, if we have two coherent sources S1 and S2 vibrating in a phase, then for any arbitrary point P, whenever the path difference S1P minus S2P is equal to n lambda, where n is equal to 0 1 2 3, we will have a constructive interference. Okay, we will have a constructive interference and the resultant intensity will be 4i0। अगर constructive interference है तो intensity maximum होगी और amplitude भी maximum होगा। The sign this between S1P and S2P represent a difference between S1P and S2P, मतलब आप इसको यहाँ पे ले सकते हो, मतलब माइनस ही करना है आपका। On the other hand, if the point P is such that the path difference S1P minus S2P is equal to n plus 1/2 into lambda, where n is equal to 0 1 2 3, we will have a destructive interference। देखो हमने ऐसा नहीं लिया, हमने क्या लिया, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपको, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। तो देखो यहाँ पे अगर ज़ीरो वैल्यू रख दी तो लैम्बडा बाई 2 वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या रख दी है, 0 सॉरी पाई, तो ये लैम्बडा बाई 2 आ गया। अगर 3 पाई रखी तो 3 लैम्बडा बाई 2 आया, ठीक है। तो क्या किस कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। ओके, आपको इन शॉर्ट अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये दोनों जो हमने बातें कर ली वही याद रखनी है। cos फाई शुड बी मैक्सिमम, दैट इज +1, एंड cos फाई शुड बी मिनिमम एट मिनिमम, दैट इज -1। कब मैक्सिमम होता है फाई, cos फाई कब मैक्सिमम होता है, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे। कब cos फाई मिनिमम होता है, पाई 3 पाई 5 पाई, मतलब ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2n,
इंटू पाई, वेर n इज इक्वल टू 0 1 2 3, और ये 2n-1 इंटू पाई। ओके, ये बातें जो हमने की वही सेम यहाँ पे दिया गया, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। We will have a destructive interference and the resultant intensity will be 0 now for any other arbitrary point G। कोई दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, फिगर 10.10। let the phase difference between the two displacements be phi। Thus if the displacement produced by S1 is given by, क्या हो रहा है ये मत देखना, क्या हो रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट बी फाई। देखो ये एक y1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, और सेकेंड वन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब फाइव का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर ली। c प्लस सी, मैथ्स वाले को पता होगा, a हमने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, c प्लस सी मतलब 2cc, आपकी जो फॉर्मूला है ना c प्लस सी 2cc, ये वाली फॉर्मूला मैथ्स वाले को पता होगी, तो ये वो फॉर्मूला लगा लिए, 2a cos 5/2 प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5/2। देखो 2cc वाली फॉर्मूला, मतलब इसके बीच का a प्लस बी बाई टू, तो यहाँ पे a प्लस बी बाई टू आप करोगे तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस करोगे, सॉरी प्लस करोगे तो a प्लस बी होगा एक बार बाई टू, और एक बार एक a माइनस बी बाई टू होगा। तो अगर आप ये यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यूज़ करोगे, c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc, लेकिन ये वैल्यू जो है ये कैपिटल ए की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो कैपिटल ए की वैल्यू है, और ये क्या हो, इसको ले लेना हमको कैपिटल बी, तो ये प्लस बी बाई टू और यहाँ पे माइनस बी बाई टू। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2a cos 5/2 and therefore the intensity at that point will be I is equal to 4I0 cos square 5/2। कैसे आई देखो, अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या आया, देखो बराबर समझना, ये हमारा एम्पलीट्यूड आया y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, तो ये हमारा पूरा एम्पलीट्यूड है, दैट इज 2a cos 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, फिर से हम I/I0 करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे किया है ना ये वाला, वैसे ही आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करना है, तो I/I0 इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर थीटा। देयर इज द जनरल इक्वेशन टू फाइंड आउट इंटेंसिटी, ये जनरल इक्वेशन है, टू फाइंड आउट इंटेंसिटी एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट P व्हेन phase difference between the wave reaching the point P is 5। अगर दो फेज जा रहे हो और उसके बीच का फेज डिफरेंस अगर 5 है तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, इफ फाई इज इक्वल टू 0 प्लस 2π प्लस और माइनस 2π प्लस और माइनस 4π, देखो यहाँ पे 2π 4π 6π, which corresponds to condition given by equation 10.10, we will have a constructive interference। जो मैंने आगे भी बोला था, constructive interference कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, 0 2π 4π 6π पे मिल रहा है, ओके। Constructive interference leading maximum intensity on the other hand, if phi is equal to plus or minus pi 3π पाई 3π 5π 7π, वही दिया गया है ना, पाई 3π 5π, which corresponds to condition given by equation 10.11, we will have a destructive interference leading to zero intensity। देखो यहाँ पे लीडिंग टू ज़ीरो मतलब यहाँ पे मिनिमम होगी और यहाँ पे मैक्सिमम होगी,
ठीक है, तो यही वैल्यू दोनों की बात की गई है यहाँ पे फाई की। चलो अब क्या होगा, नाउ इफ टू सोर्सेस आर कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स मतलब ओमेगा सेम, देन द फेज डिफरेंस फाई एट एनी पॉइंट विल नॉट चेंज विथ टाइम। वो भी हमने बात कर ली थी टाइम, अगर कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है, तो इंटेंसिटी फेज डिफरेंस फाई वेरी नहीं होगा। अगर हो जाए तो क्या होता है वो भी हमने देख लिया था, याद है नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में, कि एक ही पॉइंट पे आपको कभी वो डार्क दिखेगी कभी वो लाइट दिखेगी, इंटरफेरेंस पैटर्न वैसा हमें नहीं चाहिए। हमें एक पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पे डार्क तो डार्क ही फ्रिंजेस चाहिए, लाइट और लाइट ही फ्रिंजेस चाहिए। नाउ इफ द टू सोर्सेज आर कोहेरेंट, then the phase difference phi at any point will not change with time and we will have a stable interference pattern। जैसे मैंने आपको बोला था ऐसी पैटर्न हमें चाहिए, लाइट तो लाइट डार्क तो डार्क, ऐसी इंटरफेरेंस कब मिलेगी, अगर कोहेरेंट सोर्सेस है तो, ठीक है, वो बात आ गई यहाँ पे। we will have a stable interference pattern, that is the position of maximum and minimum will not change with time। जो डार्क पॉइंट है वो डार्क ही रहेगा, जो लाइट है वो लाइट ही रहेगा। however if the two needles do not maintain constant phase difference, then the interference pattern will also change with time, and if the phase difference change very rapidly with time, the position of maxima and minima will also vary rapidly with time, and we will see a time averaged intensity distribution। when this happen we will observe an average intensity that will be given by। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर कोहेरेंट सोर्सेस नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे एक डार्क पॉइंट पे वो फ्रिंजेस डार्क ही दिख रही है, याद है कुछ आपको, हमें क्या चाहिए, अगर ये एक सोर्स S1 है S2 है, यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट डार्क तो डार्क ही रहना चाहिए, अगर Q ब्राइट है तो ब्राइट ही रहना चाहिए, R ब्राइट है तो ब्राइट ही रहना चाहिए, S डार्क है तो डार्क ही रहना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, जब कोहेरेंट सोर्सेस हो, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा हो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ओमेगा चेंज हो रहा है तो ये कभी लाइट दिखेगा डार्क दिखेगा, लाइट दिखेगा, तो हमें जो इंटरफेरेंस डार्क डार्क लाइट डार्क की मिलने वाली है वो नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इंटेंसिटी ऐसी हो रही है, 4i एंगुलर ब्रैकेट में cos square 5/2, where angular brackets represent time averaging। Indeed, it is shown in section 7.2 that if phi t varies randomly with time, the time averaged quantity cos square 5/2 will be 1/2 q 1/2। This is also intuitively obvious because the function cos square 5/2 will randomly vary between, हाँ क्योंकि ये 0 के 1 के बीच का वेरी हो रहा है तो एवरेज वैल्यू 1/2 ही आएगी, ये 0 और ये 1 तो 0.5 होगा, मतलब 1/2 होगा, एंड द एवरेज वैल्यू विल बी 1/2, तो ये 0 और 1 की एवरेज वैल्यू 1/2 ही होगी। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय I इज इक्वल टू 2I0। जैसे हमें यहाँ पे 4I0 मिल रही थी वैसे नहीं मिलेगी, 2I0 मिलेगी at all point। When the phase difference between the two vibrating sources changes rapidly with time, we say that the two sources are incoherent, and when this happens the intensity just add up। This is indeed what happens when two separate light sources illuminate a wall। Okay, तो ये हो गई हमारी बात, जो सब कुछ हमने समझ लिया था वही था आपकी बुक में कैसे दिया गया वो हमने बात कर ली। अगर इन फेज हैं, दोनों सोर्सेज फेज में हैं, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वो फ्रिंजेस जो भी हमें मिलेगी वो ब्राइट मिलेगी और एक डार्क मिलेगी, ब्राइट मिलेगी डार्क मिलेगी, ऐसी पैटर्न हमें इंटरफेरेंस मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे YDSE यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट डार्क, है ना, तो यही आपका है ये वाला, और ये कुछ मैथमेटिकल स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।